आज इस देश में बड़ा खतरा है। इस देश में एक सफेद दाढ़ी वाला है, वो रात को 8 बजे कभी भी न्यूज चैनल पे प्रकट हो जाता और कहता है कि नोटबंदी, 4 घंटे में नोट बंद। वही दाढ़ी वाला फिर कभी निकल के आता है तालाबंदी, देश बंद। क्या पता कब वो दाढ़ी वाला निकल आवे और कह दे कि वोट बंदी, और वोट बंद हो जाए तो क्या करोगे भाई? कि इतनी बड़ी लूट हुई है। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती थी, लेकिन ईवीएम के माध्यम से वोट लूटकर सरकार बना ली गई। मतलब इस देश में जो चुनाव हो रहा है, इतनी बड़ी धांधली खुलेआम हो रही है और सरकार, इलेक्शन कमीशन कोई भी बोलने को तैयार नहीं। राजनीति हर ताले की चाबी है, लेकिन राजनीति की चाबी अगर कोई है तो वो है वोट। ये वोट आपकी रोजी रोटी है। इस धरती पर कोई भगवान, कोई खुदा, कोई ईश्वर इस चीज को नहीं बचा सकता। सिर्फ तुम बचा सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो सब कुछ खत्म होगा और तुम्हारी आंखों के सामने खत्म होगा। नहीं देख पा रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वो आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से आज रखूंगा। साथियों, जो आज का विषय है वो विषय है मानवीय मूल्य और संविधान। तो मानवीय मूल्य क्या है साथियों? किसी भी देश में, किसी भी समाज में एक इंसान को जीने के लिए जो अधिकार होने चाहिए, जिनसे वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, जो गलत है उसका विरोध कर सके और जो सही है उसे कर भी सके और उसका साथ भी दे सके, सही और गलत की पहचान कर सके, केवल मनुष्य के लिए नहीं, इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणी मात्र का भला सोच सके। तथागत बुद्ध ने केवल मनुष्य की बात नहीं करी, प्राणी मात्र की बात करी। उनका भला सोच सके, उनके लिए काम कर सके, वो मूल्य स्थापित हों, वो मूल्य बचे रहें और आपको उनका स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन में अपनाने का अधिकार प्राप्त हो, यह बहुत जरूरी है। और इस देश में यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को अगर हासिल है तो वो भारत के संविधान से हासिल है, जिसको भारत के संविधान में मूल अधिकारों के रूप में बाकायदा लिखा गया है, बताया गया है। आप में से बहुत लोग नहीं जानते कि भारत के संविधान में जो आपके मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 13 से लेके और अनुच्छेद 35 तक, वो क्या है? वही वो अधिकार हैं जिसको सरकार किसी हालत में आपसे छीन नहीं सकती। वही वो अधिकार हैं जिसकी वजह से आज आप यहां इतने सम्मान के साथ बैठे हो और ये कार्यक्रम कर पा रहे हो, और हम लोग बिना किसी डर के बोल पा रहे हैं। यही वो अधिकार हैं साथियों, यही वो अधिकार है कि आपको पढ़ने दिया जाए, शिक्षा हासिल करने दिया जाए, आप जो चाहे रोजगार कर सकें, जो चाहे नौकरी कर सकें, और दूसरों की तरह आपको भी समानता का अधिकार मिले, वही सम्मान मिले, वही प्रतिष्ठा मिले। ये सारी चीजें आप जिस भी धर्म को मानना चाहें, जिस भी विचारधारा को मानना चाहें, जिसका प्रचार करना चाहें, ये तमाम अधिकार आपको हैं देश के संविधान में। और देश का संविधान बचाने के लिए आप सबको एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया। अभी यहां मंच से एक बहुत बड़ी बात कही गई, और बात कही गई, नीरज भाई ने कही कि राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है, और उदाहरण देकर बताया कि अगर वाकई में धार्मिक स्थलों में कुछ होती ताकत तो वहां पर धर्म का चोला पहनने वाले लोग पार्लियामेंट में क्यों जाते, संसद में क्यों जाते, इलेक्शन क्यों लड़ते?
इसका मतलब यह है वहां नहीं है, असली अधिकार संसद में है या विधानसभा में है। और ये संसद और विधानसभा में जो अधिकार आपके पास हैं, ये आपको जो मिल सकते हैं वो केवल एक ही अधिकार है, वोट का अधिकार। सिर्फ इसी से मिल सकते हैं, वोट के अधिकार से। वोट के अधिकार से आप जिसको चाहें उसको नेता बना सकते हैं, जिसको चाहें मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी चाहे बना सकते हैं। ये वोट का ही अधिकार है साथियों। लेकिन आज इस देश में बड़ा खतरा है। इस देश में एक सफेद दाढ़ी वाला है, वो रात को 8 बजे कभी भी न्यूज चैनल पर प्रकट हो जाता और कहता है कि नोटबंदी, 4 घंटे में नोट बंद। वही दाढ़ी वाला फिर कभी निकल के आता है तालाबंदी, देश बंद। क्या पता कब वो दाढ़ी वाला निकल आवे और कह दे कि वोट बंदी, और वोट बंद हो जाए तो क्या करोगे भाई? एमएलए एमपी बनना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप फूल सिंह जी, एमएलए एमपी और राजा बनना बंद। यही अधिकार आज की तारीख में सबसे खतरे में है। राजनीति हर ताले की चाबी है, लेकिन राजनीति की चाबी अगर कोई है तो वो है वोट। ये वोट आपकी रोजी रोटी है। ध्यान रखना, मैं बिल्कुल आज आपकी साधारण भाषा, आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज आज खतरे में है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। तुम ही बचा सकते हो, दूसरे में ताकत नहीं है। इस धरती पर कोई भगवान, कोई खुदा, कोई ईश्वर इस चीज को नहीं बचा सकता। सिर्फ तुम बचा सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो सब कुछ खत्म होगा और तुम्हारी आंखों के सामने खत्म होगा। इसलिए ये जो वोट है इसको समझो, ये तुम्हारी रोटी, कपड़ा और मकान है। ये तुम्हारी इज्जत और सम्मान है। ये रोजगार है तुम्हारा, ये नौकरी है तुम्हारे बच्चों की, ये शिक्षा है तुम्हारे बच्चों की। अगर ये चली गई कुछ बचेगा नहीं। यही वोट आपको इस देश के राष्ट्रपति के बराबर खड़ा करती है, इस देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बराबर खड़ा करती है। इसी वोट की वजह से आप उनके बराबर हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर, हाई कोर्ट जजों के बराबर, इस देश के तमाम न्यायालयों में जो जज हैं उनके बराबर, इस देश में जितने भी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, जितने भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये वोट ही है जो आपको उन सब के बराबर खड़ा करती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के वोट का मतलब भी, उसका भी महत्व एक है और आपके वोट का भी महत्व एक है। इसलिए ये इतनी कीमती है ये वोट। पर अब पिछले कई सालों से आपकी ये वोट चुराई जा रही है, लूटी जा रही है, और एक मशीन के माध्यम से लूटी जा रही है। ईवीएम जिसे बोलते हैं, ये एक इस तरह का हथियार है कि इस हथियार के माध्यम से आप बेशक किसी को राजा बनाना चाहो, आप बेशक किसी को एमपी और एमएलए बनाना चाहो, लेकिन बनेगा नहीं। बनेगा वही जिसके हाथ में इस ईवीएम की चाबी है, वही बनेगा। वरना राजस्थान में तो तुम्हें मालूम है तुमने किसको वोट दिया, पर गई कहां तुम्हारी वोट? सरकार तो किसी और की बननी थी, लेकिन बन किसकी गई, बना किसकी दई? मुख्यमंत्री तो कोई और होता, बना हुआ कौन है? यही बराबर में तो है आपके मध्य प्रदेश, जिस ग्वालियर की भूमि से आई हुई है हमारी बहन भावना जी। इसी ग्वालियर में दूर दूर तक किसी के सपनों में नहीं था कि बीजेपी सरकार बनाने की सोच भी सकती है। सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है। आपको नहीं समझ में आता,
230 विधानसभा सीटों में से मध्य प्रदेश में 199 पर पोस्टल बैलेट समझते हो? जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, सेना पुलिस में जो लोग हैं, वो जो अपनी वोट डालते हैं वो अभी बैलेट पेपर से ही डालते हैं, उसे पोस्टल बैलेट कहते हैं। लिफाफे में धर के भेज देते हैं कि भैया हमारी वोट ये है। जब उस पोस्टल बैलेट की या सीधे सीधे कहो कि बैलेट पेपर की गिनती होती है तो कांग्रेस 199 सीटों पर आगे होती है, 230 में बीजेपी का अता पता भी नहीं होता। और जब ईवीएम के माध्यम से गिनती आती है तो बिल्कुल उलट जाता है और 164-65 सीटों पर बीजेपी जीतकर सरकार बना लेती है। फिर भी समझ में नहीं आता लोगों को कि कहां बेईमानी हो रही है, कैसे बेईमानी हो रही है। तीनों राज्य लूट लिए गए और सरकार बना ली गई। एक मीटिंग में अभी दिग्विजय सिंह मिले थे मुझे। दिग्विजय सिंह का नाम सुना? कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश के। वो आए तो उनके बोलने से पहले उनको माइक लेके मैंने कहा कि आपके बोलने के बाद कोई बोलेगा ना, पहले मेरी बात सुन लो आप। तो मैंने उनसे कहा कि इतनी बड़ी लूट हुई है, तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती थी, लेकिन ईवीएम के माध्यम से वोट लूटकर सरकार बना ली गई। सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस का हुआ। तो कांग्रेस बोलती क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी जी चुप क्यों हैं? खड़गे साहब इस बात पर चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं हो आप? हम कितनी भी बात कह लेंगे, लोगों पर उस बात का उतना असर नहीं पड़ता। मुझे लोग कहते हैं आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लिखते हैं भानु जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, ईवीएम हटनी चाहिए। जब मैं बुलाता हूं तो आते नहीं है, तो कैसे हटेगी भाई? सो मैं कितना भी कहूं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं, जाग भी रहे हैं लोग। लेकिन अगर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़े, सड़क पर आकर लड़े, तो निश्चित रूप से ईवीएम हट जाएगी, पटाख से हट जाएगी। तो मैंने उनको कहा आपके नेता नहीं बोलते, आपकी पार्टी इस मामले को लेकर लीड करे, इंडिया गठबंधन में सबको सहमत करे, बोलो ईवीएम हटाने के लिए। 18 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी से भेंट हुई, उनको कहा कोई बोले ना बोले आप बोलिए जरूर। उन्होंने बोलना शुरू किया और नतीजा कम से कम इतना तो हुआ ही कि इस गठबंधन ने मिलकर एक प्रस्ताव तो पास किया, भाई जो वीवीपैट में पर्ची निकलती है उसे दे दो उसको, वोटर को, ताकि वो देख ले कि हाँ जिसको दिए वोट उसी को है, और उसे लेकर वो डिब्बे में डाल दे, उसे गिन लो। इसमें बुरा क्या है? मतलब इस देश में जो चुनाव हो रहा है, इतनी बड़ी धांधली खुलेआम हो रही है और सरकार, इलेक्शन कमीशन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। बड़ी मजेदार बात है, आप सब वोट डाल के आते हैं, आपने देखा होगा कि 3 मशीनें हैं। एक मशीन जिस पर आप बटन दबाते हो, बैलेट यूनिट जिसे बोलते हैं, जिस पर सभी प्रत्याशियों के नाम, उनकी पार्टी के नाम और उनका चुनाव चिन्ह होता है, दबाते हो ना उसी के सामने बटन। तो एक वो होता है जिसमें आप बटन दबाते हो, और एक होता है उसी के बराबर में लगी हुई कंट्रोल यूनिट। उस कंट्रोल यूनिट से ही वोट गिनी जाती है, लेकिन उसमें वोट जाती हुई आपको दिखती नहीं है। आपको नहीं पता कि आपकी वोट वाकई उसमें गई भी है कि नहीं गई, जिसको दी है उसी के खाते में गई है कि नहीं गई, किसी और के खाते में तो नहीं चली गई, कहीं नोटा में तो नहीं चली गई, कुछ नहीं पता आपको, बिल्कुल अंधेरे में। तकनीक तो छोड़ ही दीजिए, तकनीक तो इस देश के, मैं भी बताऊंगा उदाहरण देके, 99% लोग नहीं जानते ईवीएम मशीन की। लेकिन आप जैसे सारे साथी जो इतनी बात तो समझ ही सकते हैं कि मैं वोट जिसको दे रहा हूं मुझे पता तो लगनी चाहिए किसको दी। उस मशीन में जिसकी गिनती होती है पता नहीं लगती आपको। और जिस वीवीपैट तीसरी मशीन जो होती है, जिसमें 7 सेकंड के लिए आपको एक पर्ची दिखती है, पहला तो 7 सेकंड में पर्ची किसको दिख जाएगी? दावे के साथ कह सकता हूं आधी से ज्यादा आबादी देख ही नहीं पाएगी, वोटर देख ही नहीं पाएगा 7 सेकंड में कि पर्ची में क्या है कैसे नहीं है। इतनी देर में कट के नीचे गिर जाती वो आपको नहीं मिलती।
और जो शीशा है उस पर लगा हुआ वो भी बड़ा डार्क सा है, उसमें बिल्कुल साफ नहीं दिखता, अन्यथा बिल्कुल नीट एंड क्लीन शीशा होना चाहिए, व्हाइट बिल्कुल साफ दिख जाए। वो धांधली की एक तरीका है। और वो पर्ची की गिनती कभी नहीं होती। और बेईमानी इस कदर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई दिक्कत होती है तो 5 पोलिंग स्टेशन, मेरी बात को सुनना, आप सब वोट डालने जाते हैं, बहुत से साथी कार्यकर्ता भी होते हैं, पार्टियों के एजेंट भी होते हैं, वो जानते हैं कि क्या स्थिति है इलेक्शन के दौरान। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराओ। हालांकि 100% होनी चाहिए, पर एक पल को मारते हैं, बात को समझने की कोशिश करें। 5 पोलिंग स्टेशन, साथियों एक ही पोलिंग स्टेशन में कई कई बूथ होते हैं। एक ही स्कूल बड़ा सा है, 10-10, 15-15 बूथ होते हैं। और बेईमानों ने क्या तरकीब निकाली, 5 पोलिंग स्टेशन नहीं, 5 बूथ की कराओ। यानी एक पोलिंग स्टेशन में अगर किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 5 है, किसी में 20 है, ये मिला के कितने बूथ की पर्ची गिनी जा सकती है, लेकिन नहीं, केवल 5 बूथ की पर्ची। ये बेईमानी है। और साथियों आपकी वोट कहां है? आपकी वोट तो वही है ना जो दिखती है, जिसे बटन दबाया आप उसी से तो जो पर्ची है उसी से तो कंफर्म करते हैं कि हां मैंने जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को वोट दिए, मेरा वोट उसी को गया। तो वो आपके हाथ में मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ना वो आपके हाथ में मिलती, ना उसकी गिनती होती। गिनती उसकी होती है जिसके विषय में किसी को पता नहीं है। इससे बड़ी धांधली और क्या होगी? और अफसोस की बात कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, इस देश की हाई कोर्टों के सारे जजेस, इस देश की तमाम छोटी अदालतें जो हैं उनके जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज, मजिस्ट्रेट, इस देश में जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, जितने भी हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सारे के सारे नीचे से लेकर ऊपर तक, इस देश के तमाम पुलिस के अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर, जितने भी क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी वकील हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी पीएचडी धारी पढ़े लिखे लोग हैं, और जितने भी बाकी पढ़े लिखे लोग हैं, सिवाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कोई नहीं जानता कि इस मशीन जो इस्तेमाल हो रही, जिसमें आप वोट डालते चले आ रहे हो लगातार पिछले 20 साल से, वो मशीन की तकनीक क्या है, वो कैसे काम करती है, बस आपको बताया जाता है। जिसको दो उसके आगे बटन दबा दो, कहानी खत्म। 99% से ज्यादा लोग नहीं जानते कि जो व्यवस्था वोट के लिए है वो व्यवस्था क्या है, कैसी है, कैसे काम करती है। और ऊपर से लेकर इतने पढ़े लिखे लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सारे के सारे ये पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, अनपढ़ कैसे जानेगा? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।